गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन मानव संसाधन में हमने पढ़ा कि जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है। और जनसंख्या की परिभाषा को हमने 3 वर्गों में रखकर इसका अध्ययन किया था। 3 वर्ग थे। पहला था जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। दूसरे में हमने अध्ययन किया जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या में परिवर्तन के बारे में। और आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या की विशेषता के बारे में। इस तरह क्या है, जनसंख्या के गुण एवं विशेषता। जनसंख्या की विशेषताएं। और जनसंख्या की विशेषताओं में हम इस पाठ में पढ़ेंगे साक्षरता, लिंगानुपात, नगरीकरण, जनसंख्या नीति के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं साक्षरता। पहली बात तो साक्षरता कहते किसे? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे सभी लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा हुआ समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साक्षर कहलाते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे सभी लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? साक्षर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सन 2011 के आंकड़ों की। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04%। कितनी है बच्चों? 74.04%। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता भारत में कहाँ की है? सबसे अधिक साक्षरता 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वो कहाँ की है? केरल की। कितनी है? 93.91%। 93.91%। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता है वो है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। कितनी है? 61.10%। कितनी है? 61.10%। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? पुरुष, पहले बात करते हैं पुरुष साक्षरता है कितनी की? पुरुष साक्षरता, भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो वो है 82.14%। कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है वो है 65.46%। कितनी? 65.46%। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे अधिक पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता की, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? केरल, सॉरी लक्षद्वीप। कितनी? 96.11%। सबसे अधिक महिला साक्षरता ये केरल की है, 92%। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है? सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है? राजस्थान की। सबसे कम पुरुष साक्षरता तो कहाँ की? बिहार की। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है? राजस्थान की। कितनी है? 52.33%।
उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की साक्षरता की, राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है वो है 67.06%। कितनी है? 67.06%। 67.06% में सबसे अधिक कहाँ की है? कोटा की, 77.48%। 77.48%। सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? जालौर की। कहाँ की है बच्चों? जालौर की। कितनी है? 55.8%। कितनी है? 55.8%। तो दोबारा देखो एक बार इन आंकड़ों को। साक्षरता, भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। कितनी? 93.91%। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। कितनी? 61.10%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? लक्षद्वीप की, 96.11%। सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? केरल की, 92%। औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है भारत की? 92.14%। औसत महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। सबसे कम महिलाएं साक्षर कहाँ की हैं? तो वो है अपने राजस्थान की। कितनी? 52.66% करना है भाई, 3 से 52.66%। उसके बाद राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान में साक्षरता कितनी है? औसत 67.06%। राजस्थान में अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता की, किसकी करें? पुरुष साक्षरता दर, तो वो कितनी है? 80.58%। और महिला साक्षरता हमने पढ़ी थी, सबसे कम है कितनी? 52.66%। सबसे अधिक है कोटा की 77.48%। सबसे कम है जालौर की 55.8%। तो ये थी साक्षरता। ये साक्षरता कम होने के अनेक कारण हैं। लोगों का निम्न जीवन स्तर, सामाजिक आर्थिक अनेक कारणों से क्या है, भारत में आज भी साक्षर लोग बहुत ही कम हैं। राजस्थान में ये साक्षरता और भी भारत की औसत साक्षरता से भी क्या है? कम है। उसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता के बाद लिंगानुपात की। अगली विशेषता पढ़ते हैं जनसंख्या की, लिंगानुपात। पहली बात तो लिंगानुपात होता क्या है, किसे लिंगानुपात कहते हैं? लिंगानुपात क्या होता है बच्चों? लिंगानुपात स्त्री एवं पुरुषों के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। यानी कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। कितने? प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर कितनी स्त्रियां हैं, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। ये क्या है? लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। भारत में अगर हम लिंगानुपात की बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना है बच्चों? 940। कितना है? 940 स्त्रियां हैं कितने पर? प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत में अगर हम सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें, सबसे अधिक लिंगानुपात
कहाँ का है, या फिर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात है बच्चों केरल का। कहाँ का? केरल का। कितना है? 1084। कितना है? 1084, यानी कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं, केरल के बाद हम बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात। भारत में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, 879। प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र कितनी स्त्रियां हैं? 879 स्त्रियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो बच्चों सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का औसत लिंगानुपात है वो है 928। कितना है? 928। 2001 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात था 921, जो बढ़कर कितना हुआ है? 928। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, 2011 का जो ये आंकड़ा है सन 1901 से लेकर 2011 तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां राजस्थान में पहली बार हुई हैं। राजस्थान में अगर हम लिंगानुपात सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का। कहाँ का है? डूंगरपुर का। कितना है? 990। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 990। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है धौलपुर का। कितना है? 845। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 845। एक बार दोबारा देखो, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 940। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है भारत में? केरल का। कितना है? 1084। भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। कितना है? 879 है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 928। सबसे अधिक कहाँ का है? डूंगरपुर का है। कितना है? 990 है। धौलपुर का सबसे कम है। कितना है? 845। तो ये था लिंगानुपात। लिंगानुपात कम रहने का कारण स्त्रियों को पुरुषों से कम महत्व देना, कम प्रधानता देना भारत में लिंगानुपात रहने का एक प्रमुख कारण है। अशिक्षा भी लिंगानुपात का एक क्या है? प्रमुख कारण है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीकरण की। लिंगानुपात के बाद हम बात करते हैं नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है बच्चों? नगरीकरण में क्या होता है कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग या कितना हिस्सा नगरों में निवास कर रहा है, वही नगरीकरण कहलाता है। जैसे भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नगरीकरण बढ़ने का जो कारण है, जनसंख्या का पलायन करने का, गांवों से शहरों की ओर पलायन करने का कारण है, वो प्रमुख कारण है रोजगार। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन के साधन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के कारण लोग गांवों को छोड़कर किस तरफ आ रहे हैं? नगरों की ओर आ रहे हैं। हम बात करें 1901 के आंकड़ों की। कब की? 1901 के आंकड़ों की। तो भारत की 89.2% जनसंख्या है वो गांवों में रहती थी, ग्रामीण थी, और 10.8% जनसंख्या है वो शहरी थी या नगरीय थी। यह आंकड़ा अब परिवर्तित होकर कितना हो गया है? 2011 के आंकड़ों की बात करें तो 2011 में ये हो गया है 68.84% जनसंख्या तो ग्रामीण, और 31.16% जनसंख्या क्या हो गई है? नगरीय। कितने? 31.16% जनसंख्या क्या हो गई है? नगरीय हो गई है।
अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या भारत के मुकाबले क्या है, कम है। राजस्थान की 75.13% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है, और 24.87% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तेज गति से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन आज भी राजस्थान की 3/4 जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। और भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करने के कारण ही गाँव का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। इसी कारण भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। बात करें हम नगर की, नगरीकरण की बातों के लिए, लेकिन नगर विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में इसके अलग अलग मापदंड है। कहीं पर 2000 व्यक्ति होते हैं उसे नगर घोषित कर दिया जाता है, तो कहीं 2500 व्यक्ति होते हैं उसे नगर घोषित कर दिया जाता है। भारत में देखो नगर घोषित करने के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं। उसमें सबसे पहले है जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या। कम से कम नगर के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है भारत में, 5000। 5000 होते क्या नगर बन जाएगा, नहीं बनेगा। 5000 जनसंख्या होने के साथ साथ जनघनत्व भी देखा जाता है, और जनघनत्व कितना होना चाहिए, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 5000 जनसंख्या और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो जाएगा तो क्या नगर मान लिया जाएगा, नहीं। उसके बाद 75% जनसंख्या, 75% पुरुष श्रमिक, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। किसमें, गैर कृषि कार्यों में क्या होने चाहिए, संलग्न। उसके बाद क्या नगर घोषित कर दिया जाएगा, नहीं। उसके बाद वहां पर क्या है, नगर निगम, छावनी बोर्ड, नगर परिषद या नगर पालिका का होना भी क्या है, आवश्यक है। तो भारत में जहाँ की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक है, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं, नगर निगम, छावनी बोर्ड, नगर परिषद, नगर पालिका जहाँ पर अधिसूचित है उस क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नगर के बाद जनसंख्या नीति। जनसंख्या, सबसे पहले तो बात करते हैं जनसंख्या समस्या की। जनसंख्या की क्या समस्या है, वर्तमान में तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है। इस बात का आपको भी पता है कि भारत की 2001 की बात करें तो 102.7 करोड़ थी, जो बढ़कर एक दशक में कितनी, 102.7 करोड़ से बढ़कर 121.02 करोड़ तक पहुंच गई है, और वर्तमान में तेज गति से बढ़ रही है। इस तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इनके साथ साथ ही गरीबी व बेरोजगारी भी बढ़ती है, पेयजल की समस्याएं बढ़ती है, रहने के लिए आवास की समस्याएं बढ़ती है, कृषि कार्य के लिए भूमि की समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, जनसंख्या नीति निर्धारित की गई। जनसंख्या नीति से पहले हम बात कर लेते हैं 1952 में एक बनाया गया परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम, और इसी की देन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। और कल का जो सामाजिक का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000
को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अल्पकालीन मुद्दे, नंबर 2 है मध्यकालीन मुद्दे, नंबर 3 दीर्घकालीन मुद्दे। अल्पकालीन मुद्दे वे होते हैं जिनका तुरंत समाधान किया जाता है, जैसे जनसंख्या से संबंधित गर्भ निरोधक उपायों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार। ये क्या करना है? तुरंत करना है। अल्पकालीन मुद्दा है, अल्पकालीन यानी कम समय में किसी मुद्दे का निपटारा करना। मध्यकालीन मुद्दा है, इसमें उद्देश्य रखा गया था 2000 में कि 2010 तक, कब तक? 2010 तक भारत की जन्म दर को विस्थापन स्तर पर लाया जाए। भारत की जन्म दर को किस स्तर पर लाया जाए? विस्थापन स्तर पर लाया जाए। उसके बाद था दीर्घकालीन मुद्दे। दीर्घकालीन मुद्दों के अंतर्गत क्या था बच्चों? दीर्घकालीन मुद्दों के अंतर्गत था कि सन 2045 तक इस विस्थापन स्तर से भारत की जनसंख्या को किसी स्थिर जनसंख्या बनाया जाए या स्थिर जनसंख्या तक लाया जाए। ये 3 मुद्दे थे, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या नीति की। राजस्थान की जनसंख्या नीति की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या भी तेज गति से, मरुस्थल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर तेज गति से जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसके समाधान एवं संरक्षण की अति आवश्यकता है। तो ये था अपना मानव संसाधन चैप्टर जो आज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।